हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। दोस्तों, मैं आपको पढ़ा रहा था मध्यकालीन भारतीय इतिहास। और मध्यकालीन भारतीय इतिहास में आज हमारा टॉपिक होगा तुगलक वंश, तुगलक डायनेस्टी। इसके पहले मैंने आपको दिल्ली सल्तनत के गुलाम वंश के बारे में पढ़ा दिया है, खिलजी वंश के बारे में पढ़ा दिया है। तो वो सारी वीडियो सीक्वेंस से पढ़ी हैं। मध्यकालीन भारत पर कई सारी वीडियोज़ मैंने बना दी हैं, उनको आप देख लीजिए। तो तुगलक वंश आज से हम लोग शुरू करेंगे। और तुगलक वंश दिल्ली सल्तनत का सबसे लंबे समय तक शासन करने वाला वंश था। लगभग आप अगर मैं इसका टाइम पीरियड बताऊं आपको, तो शुरुआत इसकी होती है 1320 से लेकर 1414 तक ये चलता है। 1320 से लेकर 1414 तक अगर आप इसको जोड़ें तो 94 वर्ष। तो तुगलक वंश दिल्ली सल्तनत पर 94 वर्षों तक शासन करता है। तो इसकी सारी पीडीएफ भी मैं अपलोड कर रहा हूँ टेलीग्राम चैनल पे, आपको मिल जाएगी। तो आपको अगर आप पीडीएफ के इच्छुक हैं तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए अब हम लोग शुरुआत करते हैं। देखिए, तुगलक वंश की जब हम बात करते हैं तो इसका टाइम पीरियड मैंने आपको बता ही दिया, 1320 से लेकर 1414 तक। इसमें जो पहला शासक आता है तुगलक वंश में, वो आता है गयासुद्दीन तुगलक। कौन आता है? गयासुद्दीन तुगलक। यही तुगलक वंश का संस्थापक था, इसी ने तुगलक वंश की स्थापना की थी। इसका जन्म एक साधारण परिवार में हुआ था, किंतु अपनी योग्यता एवं पराक्रम से वह उन्नति करते हुए दीपालपुर का सूबेदार बन गया। दीपालपुर पंजाब के आसपास पड़ता है, तो वहाँ का ये सूबेदार बन गया। सूबेदार बनने के पश्चात भी उसकी महत्वाकांक्षाओं का अंत नहीं हुआ, तथा जब खुसरो शाह ने मुबारक शाह की हत्या करके स्वयं को दिल्ली का सुल्तान घोषित किया, तो उसने खुसरो शाह की हत्या करके स्वयं को दिल्ली का सुल्तान घोषित कर दिया। अब देखिए, अब यहाँ पर समझिए, बहुत सारी बातें इसमें मैंने आपको बता दी। अब ये समझने वाली बात है यहाँ पर। देखिए, खिलजी वंश में सबसे स्ट्रॉन्ग शासक कौन था, सबसे मजबूत ताकतवर? तो अलाउद्दीन खिलजी था। जब खिलजी वंश में अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हुई, तो उसके बाद शिहाबुद्दीन उमर, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी, फिर उसके बाद नासिरुद्दीन खुसरो शाह, ये 3 शासक बनते हैं। बहुत ही कमज़ोर शासक थे। तो जो खिलजी वंश का अंतिम शासक था नासिरुद्दीन खुसरो शाह, उसकी हत्या करके गयासुद्दीन तुगलक ने अपने बेटे जूना खां के साथ मिलकर षड्यंत्र करके नासिरुद्दीन खुसरो शाह, जो कि खिलजी वंश का अंतिम शासक था, उसकी हत्या कर दी और शासक बन गया तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक वंश का। और इसने तुगलक वंश की स्थापना कर दी। वही चीज़ यहाँ पर लिखी है, उसने खुसरो शाह की हत्या कर स्वयं को दिल्ली का सुल्तान घोषित कर दिया। अब चूंकि हत्या करके ये शासक बना था, तो जरूर इसके सामने समस्याएं आएंगी। समस्याएं क्यों आएंगी? क्योंकि जो पहले के शासक के जो अमीर थे, वो तो इसके खिलाफ विद्रोह करेंगे। इतना जल्दी तो इसको एक्सेप्ट नहीं कर लेंगे शासक। अगर अमीरों ने ही इसको बनाया होता तब तो ठीक है कि चलो अमीरों ने इसको शासक बनाया, सुल्तान बनाया, तब तो विद्रोह की कोई संभावना ही नहीं है। लेकिन इसने हत्या करके सिंहासन को छीना है, तो संभव है कि इसके खिलाफ अमीर विद्रोह करेंगे, लेकिन शांत कर देता है ये उनको, वो बात अलग है। वही चीज़ यहाँ पर लिखा है, गयासुद्दीन जब सुल्तान बना तो उसके समक्ष अनेक समस्याएं थी। उसने एक एक करके उन समस्याओं का समाधान किया, यानी कि उन सारे विद्रोहों का दमन किया, और भी जो समस्याएं थी उनका भी समाधान किया। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे गृह नीति, और गृह नीति के तहत हम इसकी समस्याओं पर विचार करेंगे कि प्रारंभ में इसके समक्ष कौन कौन सी समस्या थी और उनका समाधान कैसे किया। तो उसी को हम लोग गयासुद्दीन तुगलक की गृह नीति के रूप में पढ़ेंगे।
गयासुद्दीन के लिए आवश्यक था कि वह सर्वप्रथम अपने राज्य में उत्पन्न हुई समस्याओं का समाधान करे। गयासुद्दीन एक योग्य शासक था, यहाँ योग्य होगा, योग्य, योग नहीं, योग्य शासक था। उसने सफलतापूर्वक इन समस्याओं का सामना किया। सबसे पहले विद्रोह का दमन, मैंने आपको बताया, क्योंकि ये पूर्व शासक या सुल्तान आप कह सकते हैं उसको, हत्या करके उनकी, ये खुद को सुल्तान घोषित किया था। नासिरुद्दीन खुसरो शाह की हत्या करके इसने खुद को सुल्तान घोषित किया था, इसलिए विद्रोह होना तय है। केंद्र में सत्ता कमजोर होने के कारण अनेक सूबेदार विद्रोह करने की तैयारी कर रहे थे। कुछ सूबेदार अपनी स्वतंत्रता घोषित कर चुके थे। इस प्रकार राज्य में चारों तरफ अराजकता फैली हुई थी। अराजकता का मतलब होता है अव्यवस्था फैली थी। अब चूंकि नासिरुद्दीन खुसरो के समय शासन बहुत कमज़ोर था, पकड़ नहीं थी प्रांतीय राज्यों पर, तो जो प्रांत के गवर्नर थे यानी सूबेदार थे, उन्होंने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी और कई सूबेदार तो विद्रोह करने की तैयारी कर रहे थे। गयासुद्दीन तुगलक जब शासक बना, सुल्तान बना, देखिए शासक कहें सुल्तान दोनों की चीज़ है, तो जब वो सुल्तान बना तो उसने विद्रोह कर रहे सूबेदारों का दमन कर दिया, कठोरतापूर्वक, निर्ममता से उनका दमन किया। तो पहला हो गया आपको कि कैसे उसने अमीरों का दमन किया या जो विद्रोह कर रहे थे उनका दमन किया। फिर दूसरी समस्या थी उलेमा, अमीर और सामंत के प्रति नीति। चूँकि ये शासन में बहुत ज़्यादा दखलंदाजी देते थे, हस्तक्षेप करते थे, तो इनके प्रति इसकी क्या नीति थी उसको देख लेते हैं। गयासुद्दीन तुगलक सर्वप्रथम अमीरों को प्रसन्न किया। खुसरो के समर्थक अमीरों के विरुद्ध उसने कोई कार्रवाई नहीं की तथा उन्हें पदों पर बने रहने दिया। अब ये जानता था गयासुद्दीन तुगलक कि अगर हम अमीरों को खुश नहीं रखेंगे तो हमारे खिलाफ फिर से विद्रोह कर देंगे और दुविधा खड़ी हो जाएगी। तो इसने सबसे पहले अमीरों को खुश किया। अमीर मतलब जो इसके दरबारी होते थे, सुल्तान के आसपास जो बैठते थे, विभिन्न मुद्दों पर बात करते थे, चर्चा करते थे, सलाह देते थे, तो उन्हीं को अमीर बोलते हैं। तो अमीरों को इसने प्रसन्न किया। और जो खुसरो के समर्थक अमीर थे, यानी कि खुसरो की हत्या इसने कर दी थी, तो उसको चाहने वाले जो अमीर थे उनको भी इसने हटाया नहीं, उनको उनके पद पर बने रहने दिया। सामंत से, यहाँ होगा सामंतों, सामंतों से अपनी सत्ता की पुष्टि करवाई तथा उलेमाओं का भी समर्थन हासिल किया। सामंत जो कि जमींदार टाइप के होते थे, किसानों से टैक्स वसूलते थे, तो उनसे भी अपने सत्ता की पुष्टि करवाई। और जो उलेमा वर्ग विशेषकर ये शासन की नीतियों में हस्तक्षेप करते थे कि एक शासक को कैसे शासन चलाना है। ये विशेषकर ये शरीयत के अनुसार जो प्रशासन चलाया जाता था उसमें ज़्यादा अपना सलाह देते थे। तो ये उलेमा चाहते थे कि शरीयत के अनुसार शासन प्रशासन चले, तो इनको भी उसने खुश किया। फिर है राजकोष को भरना। मैंने आपको बताया कि इसके पहले 3 कमज़ोर शासक आ चुके थे खिलजी वंश के, शिहाबुद्दीन उमर, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी, नासिरुद्दीन खुसरो, तो बहुत अयोग्य शासक थे। उनके समय खजाना लगभग खाली हो गया था, क्योंकि उन्होंने अमीरों को प्रसन्न करने के लिए, उलेमाओं को प्रसन्न करने के लिए उनको बहुत ज़्यादा संपत्ति, धन दौलत दान में दे दिया था, तो इसलिए उनका खजाना खाली हो गया था। अब उसका सामना गयासुद्दीन तुगलक को करना पड़ रहा है। तो अब ये कैसे भरेगा, देखिए। पूर्व खिलजी शासक नासिरुद्दीन खुसरो शाह द्वारा अमीरों और उलेमाओं को संतुष्ट करने के लिए राजकोष खाली कर दिया गया था, जिससे राज्य में वित्तीय संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। खुसरो ने अनेक लोगों को जागीरें तथा उपहार दिए थे। वही नासिरुद्दीन खुसरो शाह जिसकी हत्या गयासुद्दीन तुगलक करता है, तो वो भी अयोग्य शासक था और उसने कई सारे लोगों को जागीरें दी थी, उपहार दिए थे।
तो जब गयासुद्दीन तुगलक शासक बना तो इसने राजकोष को भरने के लिए ऐसे लोगों की सूची बनवाई और उनसे जागीरें वापस ले ली। कहा कि पूर्व शासक ने, पूर्व सुल्तान ने जो जो जागीरें आपको दी हैं, जो संपत्ति दी है, उसको आप वापस कीजिए, क्योंकि वो राज की संपत्ति है। तो इस प्रकार उसने अपना राजकोष भरा। फिर है राजस्व व्यवस्था में सुधार। राजस्व व्यवस्था में क्या सुधार करता है, कैसे करता है? राजकोष को भरने के पश्चात गयासुद्दीन ने राजस्व व्यवस्था की ओर ध्यान दिया तथा अनेक सुधार किए। जैसे, अब कौन कौन से सुधार किए उसको मैंने पॉइंट में लिख दिया। मैंने अलाउद्दीन खिलजी के समय से चली आ रही कठोरता को कम किया। मैंने आपको अलाउद्दीन खिलजी के बारे में डिटेल में सारी चीज़ें पढ़ाई हैं कि वो कैसे टैक्स लेता था। 1/2 यानी 50% टैक्स लेता था। बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया था, बहुत ज़्यादा कठोरता उसने अपना ली थी। तो उन सारी कठोरता को ये कम कर देता है। मध्यस्थ भूपतियों, खुद मुकद्दम चौधरी इत्यादि के अधिकार पुनः वापस कर दिया गया। तो मैंने आपको अलाउद्दीन खिलजी पढ़ाते समय पढ़ाया था कि खुद मुकद्दम चौधरी इन सब के अधिकार अलाउद्दीन खिलजी ने ले लिए थे, यानी इनसे छीन लिए थे इनके अधिकार। इनको सामान्य नागरिक के रूप में, एक सामान्य आदमी के रूप में इनको बना दिया था। तो वो सारे अधिकार इनको फिर से वापस कर दिया। खुद मुकद्दम चौधरी ये सब टैक्स वसूलते थे ये भी, तो इन सबको इनका टैक्स वसूलने का अधिकार वापस कर दिया। मध्यस्थ, ये तो हो गया। प्राकृतिक विपत्ति के समय लगान माफ़ करने की भी व्यवस्था की गई कि मान लीजिए किसी वर्ष बारिश ना हुई या बाढ़ आ गया या सूखा पड़ गया या अकाल पड़ गया, किसी भी प्रकार की अगर प्राकृतिक आपदा आती है, विपत्ति आती है, तो गयासुद्दीन तुगलक ने कहा कि उस वर्ष आपसे लगान की रकम नहीं ली जाएगी, माफ़ कर दी जाएगी। फिर अगला पॉइंट है सिंचाई की उचित व्यवस्था की गई, मतलब नहरों का निर्माण कराया गया और सारी चीज़ें कराई गई जिससे सिंचाई उचित रूप से हो सके। अगला पॉइंट है किसानों को राज्य से ऋण देने की व्यवस्था लागू की गई। ऋण देने की व्यवस्था लागू की गई। फिर है अगला जो इसका सुधार है यातायात के साधनों में सुधार। यातायात के साधनों में सुधार क्या किया इसने? गयासुद्दीन ने यातायात के साधनों में सुधार किए, नवीन मार्गों का निर्माण करवाया, मतलब नई सड़कों का निर्माण करवाया तथा पुराने सड़कों को साफ कराया और उनकी मरम्मत करवाई। ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं। फिर यहाँ है सेना, पुलिस व न्याय व्यवस्था में सुधार। गयासुद्दीन ने सेना में व्याप्त अनुशासनहीनता को दूर करने का प्रयत्न किया। वह स्वयं सेना का निरीक्षण करता था। तो सेना में जो व्याप्त अनुशासनहीनता था, क्योंकि इसके पहले जो शासक थे वो बहुत कमज़ोर थे, मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, तो उसके समय में पूरी व्यवस्था चरमरा गई थी, यानी कि शासन व्यवस्था हो, प्रशासन व्यवस्था हो, सैनिक या हर प्रकार की हम बता रहे हैं कि वो इतने अयोग्य थे, कमज़ोर थे कि शासन वो चला ही नहीं पा रहे थे उसमें। तो सेना में अनुशासनहीनता आ गई थी, सारे सैनिक अनुशासनहीन हो गए थे, तो उसको इसने दूर किया और स्वयं निरीक्षण करता था, स्वयं जाता था सेना को अपने देखने। योग्य एवं पराक्रमी सैनिकों को ही वह नियुक्त करता था। ऐसा नहीं कि वंश के आधार पर भर्ती कर लिया, नहीं, जो योग्य हैं, जो नियुक्ति लायक हैं, जो पराक्रमी हैं, वीर हैं, उन्हीं को वो नियुक्त करता था। पुलिस व्यवस्था का भी उसने पुनर्संगठन किया। पुलिस व्यवस्था के दुरुस्त होने से मार्ग सुरक्षित हो गए तथा लुटेरे कृषि कार्य करने के लिए विवश हुए। पुलिस व्यवस्था को दुरुस्त करने का लाभ क्या हुआ कि जैसे पहले सड़कों पर लुटेरे रहते थे, पुलिस होती नहीं थी, सड़क पर, रास्ते पर लुटेरे रहते थे और आने जाने वाले लोगों को लूट लेते थे, उनका माल हड़प लेते थे। तो गयासुद्दीन तुगलक ने उचित पुलिस प्रबंध की व्यवस्था कराई और वो पुलिस जो होते थे वो सड़कों पर लगे होते थे। तो इस कारण जो चोर थे, लुटेरे थे, डाकू थे, उनका कारोबार ठप हो गया। क्योंकि अब सड़कों पर पुलिस लगी रहती थी, तो वे सारे लोग
चोर लुटेरे डाकू अब कृषि कार्य करने के लिए बाध्य हो गए, विवश हो गए, क्योंकि उनके पास कोई चारा था ही नहीं कि वो अपना जीवन यापन कर सके। उसने पुराने नियमों और कुरान के आधार पर नया न्याय विधान तैयार करवाया और उन्हें कठोरता से लागू किया। नया विधान मतलब एक प्रकार से कानून बनवाया जो शरीयत पर आधारित था और उनको कठोरता से लागू करवाया। इसके अलावा उसने निर्धनों व अपाहिजों के लिए दानशाला भी बनवाई, एक विभाग आप कह सकते हैं बनवाई, और उसमें कुछ लोग अपना दान दे सकते थे और वो जो मिलता था दान में उसका प्रयोग किस में किया जाता था, निर्धन और असहाय या अपाहिज हैं उनके कल्याण के लिए उस पैसे का प्रयोग किया जाता था। तो एक दानशाला भी इसने बनवाई थी। तो ये तो इसके सुधार हो गए, या हम इसको बोल सकते हैं गृह नीति। इसकी गृह नीति कैसी थी, इसकी समस्याएं क्या थी, वो मैंने आपको बता दिया। अब बात आती है सैनिक नीति इसकी कैसी थी, मतलब इसने कौन कौन से युद्ध किए, वो सैनिक नीति हम लोग पढ़ेंगे। अब गयासुद्दीन एक योग्य प्रशासक ही नहीं अपितु कुशल सेना नायक भी था। उसने अपने अल्प शासनकाल में अनेक युद्ध लड़े। जैसे पहला जो इसके समय में संघर्ष हुआ, अभियान हुआ, वह है वारंगल या तेलंगाना का अभियान। तेलंगाना आज हम बोलते हैं, इसी को पहले वारंगल बोलते थे। तो इस पर आक्रमण करता है और इसका जो बेटा है जूना खां के नेतृत्व में आक्रमण होता है। दिल्ली में व्याप्त अराजकता से लाभ उठाकर वारंगल के राजा प्रताप रुद्रदेव ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। तो अलाउद्दीन खिलजी ने हराया था प्रताप रुद्रदेव को। मैंने आपको बताया था कि उस समय प्रताप रुद्रदेव ने अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता स्वीकार कर ली थी और टैक्स देना स्वीकार कर लिया था। लेकिन जब देखा अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो गई, उसके बाद जो तीनों शासक आए बहुत ही अयोग्य साबित हुए, तो टैक्स देना इसने बंद कर दिया और अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। अतः गयासुद्दीन जब मतलब सुल्तान बनता है तो इसने 1321 ईस्वी में अपने पुत्र जूना खां के नेतृत्व में एक सेना वारंगल पर आक्रमण करने के लिए भेज दी, किंतु यह अभियान असफल रहा। यानी 1321 में जो पहला अभियान भेजा गयासुद्दीन तुगलक ने अपने बेटे जूना खां के नेतृत्व में, वो प्रयास असफल रहा। 1330 ईस्वी में गयासुद्दीन ने पुनः जूना खां को आक्रमण करने के लिए भेजा और इस बार जूना खां सफल रहा। 2 वर्ष बाद 1323 में फिर से भेजा जूना खां को वारंगल पर आक्रमण करने के लिए गयासुद्दीन तुगलक ने, और इस बार जूना खां प्रताप रुद्रदेव को हराने में सफल हो गया और उनको बंदी बना करके दिल्ली भेज दिया। वारंगल पर जूना खां का अधिकार हो गया और उसका नाम बदलकर सुल्तानपुर रखा गया। तो ये बात आप याद रखिए कि जो पहला अभियान था वारंगल का वो असफल हो गया 1321 में। फिर 2 वर्ष बाद दूसरा अभियान होता है, उसमें जूना खां सफल हो जाता है और प्रताप रुद्रदेव को बंदी बनाकर दिल्ली भेज दिया जाता है। इस प्रकार जूना खां का वारंगल पर अधिकार हो गया और उसका नाम बदलकर उसने सुल्तानपुर रख दिया। फिर है उड़ीसा अभियान। जूना खां ने अपना दूसरा अभियान 1324 ईस्वी में जाजनगर उड़ीसा पर किया। उड़ीसा में एक छोटा सा क्षेत्र है जाजनगर, तो वहाँ का शासक था भानुदेव द्वितीय। उसको पराजित किया और प्रचुर मात्रा में वहाँ से धन प्राप्त किया। तो ये उड़ीसा अभियान, यानी कि जब जूना खां वारंगल को जीत कर वापस आ रहा था, लौट रहा था दिल्ली की ओर, तभी उसने उड़ीसा अभियान किया था और 1324 में उसने जाजनगर को खूब लूटा और वहाँ से पूरा माल धन दौलत उठा लाया। वहाँ के शासक भानुदेव द्वितीय पराजित हो गए थे। अगला अभियान है बंगाल अभियान। वारंगल के समान ही बंगाल ने भी अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी थी। 1324 ईस्वी में स्वयं गयासुद्दीन तुगलक ने बंगाल पर चढ़ाई की और उसे जीतकर सल्तनत में मिला लिया। तो यहाँ पर बंगाल में स्वयं गया हुआ था। और अभी आगे देखिए, मैं आगे आपको पढ़ाऊँगा, ये याद रखना। बंगाल अभियान जो है याद रखना, यहाँ पर कौन जाता है, स्वयं गयासुद्दीन तुगलक जाता है और यहाँ जो विद्रोह कर रहे थे उनको उनका दमन करके वापस चला आता है
और वापस आते समय दुर्घटना घटित होती है, जो मैं आगे बताऊंगा आपको। मंगोल आक्रमण। 1324 ईस्वी में मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किया। सुल्तान की सेना ने मंगोलों को परास्त करके भारत की सीमा से बाहर खदेड़ दिया। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं हिंदुओं के प्रति इसकी नीति कैसी थी। सॉरी, ये क्या हो गया। हिंदुओं के प्रति इसकी नीति कैसी थी। हिंदुओं के प्रति गयासुद्दीन की नीति कठोर थी। उसने अपने अधिकारियों को आदेश दिया कि हिंदू ना तो इतने धनवान बन सके कि विद्रोह करने को तैयार हो जाएं, और ना ही इतने निर्धन हो जाएं कि कृषि छोड़कर भाग जाएं। हिंदुओं के प्रति गयासुद्दीन अलाउद्दीन खिलजी की नीतियों का अनुसरण किया। अब देखिए, मतलब हिंदुओं के प्रति इसने कठोर नीति अपनाई, जैसे अलाउद्दीन खिलजी ने अपनाई थी। इसने कहा, गयासुद्दीन तुगलक ने, कि हिंदुओं को इतना अमीर ना होने दिया जाए कि वो विद्रोह करने के बारे में सोचने लगे, और ना ही उनको इतना कमज़ोर या निर्धन होने दिया जाए कि वो कृषि कार्य करना छोड़ दें। क्योंकि गयासुद्दीन तुगलक जानता था, अलाउद्दीन खिलजी की तरह वो भी जानता था कि अगर हिंदू बहुत ज़्यादा अमीर हो गए, धनवान हो गए, तो विद्रोह की बात सोचने लगेंगे, और अगर हमने बहुत ज़्यादा उनको कष्ट दे दिया, बहुत ज़्यादा उनको निर्धन बना दिया, तो कृषि कार्य करना छोड़ देंगे। और आप जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, और उस समय गयासुद्दीन तुगलक भी जानता था कि हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा हिंदू ही रहते हैं, बहुसंख्यक जनता हिंदू थी। तो अगर वो कृषि करना छोड़ देंगे, यानी हिंदू कृषि करना छोड़ देंगे, तो कृषि से ही राजस्व मिलता था, तो राजस्व मिलना बंद हो जाएगा सुल्तान को, और जब राजस्व नहीं मिलेगा तो सुल्तान शासन प्रशासन अच्छे से नहीं चला पाएगा। तो इसलिए वो कहता था कि उनको बहुत ज़्यादा दबाव भी मत और बहुत ज़्यादा उठने भी मत दो, यानी मीडियम रखो उनको। तो ये हिंदुओं के प्रति इसकी नीति थी। फिर है गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु। तो इसके बारे में तो आपने देखा होगा कि 2 मिथक प्रचलित हैं, तो वो सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु 1325 ईस्वी में हुई, पहले आप ये जान लीजिए। फिर डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद और हेग, ये सब इतिहासकारों के नाम है। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद, हेग, मजूमदार, ये 3 इतिहासकार हैं। ये विद्वान मानते हैं कि जूना खां को उसका उत्तरदायी माना जाना चाहिए, यानी कि जो मृत्यु हुई उसका उत्तरदायी किसको मानना चाहिए? जूना खां को। मतलब इन तीनों विद्वानों का कहना है, डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद, हेग, मजूमदार, इनका यह कहना है कि जूना खां ने ही अपने पिता गयासुद्दीन तुगलक को मरवा दिया था, षड्यंत्र करके उनकी हत्या करवाई थी। जबकि डॉक्टर मेहंदी हसन और डॉक्टर वीपी सक्सेना जूना खां को निर्दोष मानते हैं। ये लोग अलग तर्क देते हैं कि प्राकृतिक हादसे की वजह से गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हुई थी। तो इसको हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर कि क्या है इसमें। देखिए, सुल्तान की इस तरह मृत्यु से एक मिथक प्रचलित है। जूना खां ने सत्ता पर अधिकार करने के लिए स्वयं इस षड्यंत्र को रचा था। अब देखिए, ऐसा कहा जाता है, मैं बता रहा हूँ पूरी कहानी, कि जब गयासुद्दीन तुगलक बंगाल विजय से वापस आ रहा था दिल्ली की ओर, तो जूना खां ने दिल्ली के समीप अफ़गानपुर एक नगर था दिल्ली के समीप, वहाँ पर अपने पिता गयासुद्दीन तुगलक के स्वागत के लिए एक लकड़ी का महल बनवाया था। और जब महल में गए गयासुद्दीन तुगलक और उसके जो साथी थे, तभी कहा जाता है वहाँ हाथियों का झुंड आ गया और वो महल पूरा ढह गया और उसमें गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो गई। तो अब इसको लेकर इतिहासकारों में मतभेद है। कई इतिहासकार ये मानते हैं कि ये जूना खां की चाल थी और षड्यंत्र करके उसने मरवा दिया। तो कई इतिहासकार, ये विद्वान कहते हैं कि ये एक प्राकृतिक हादसा था, इसमें जूना खां की कोई गलती नहीं है। तो ये एक ऐसे कहानी टाइप का है, आप समझ सकते हैं। क्या सच्चाई है इतिहास में, ये तो भी कन्फर्म कोई कह ही नहीं सकता, लेकिन अपने अपने मत देते हैं इतिहासकार। एक और मिथक है, उसके अनुसार प्रसिद्ध सूफी संत निज़ामुद्दीन औलिया से सुल्तान के संबंध अच्छे नहीं थे। यानी निज़ामुद्दीन औलिया जो कि एक सूफी संत थे और गयासुद्दीन तुगलक, इन दोनों के संबंध अच्छे नहीं थे।
अभी मैं आपको बताऊंगा संबंध क्यों नहीं अच्छे थे। अतः बंगाल विजय से वापस लौटते समय सुल्तान ने निजामुद्दीन औलिया के पास संदेश भिजवाया कि वे सुल्तान के आने से पूर्व दिल्ली छोड़कर कहीं और चले जाएं। इस पर औलिया ने जवाब दिया कि हुनूज दिल्ली दूरस्त, अर्थात हुजूर दिल्ली अभी दूर है। और सच में गयासुद्दीन तुगलक दिल्ली नहीं पहुंच पाया। दिल्ली के कुछ पहले ही अफगानपुर में महल में दबकर उनकी मृत्यु हो गई। तो अब ये कहानी सुन लीजिए, इनका क्या, वो तो मैंने आपको बता दिया कि जो षड्यंत्र वाला था, जो नखा वाला। अब ये निज़ामुद्दीन औलिया और सुल्तान में क्या संघर्ष था, क्या झगड़ा था। तो देखिए, मैंने आपको बताया था कि गयासुद्दीन तुगलक के पहले जो शासक थे खिलजी वंश के, नासिरुद्दीन खुसरो शाह और शिहाबुद्दीन उमर कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी, तो उन शासकों ने पहले उलेमा और अमीर सामंत इन सबको बहुत सारी जागीरें दी थी। तो नासिरुद्दीन खुसरो शाह ने निज़ामुद्दीन औलिया को कुछ संपत्ति दी थी, कुछ धन दौलत दिया था। तो जब गयासुद्दीन तुगलक शासक बना, सुल्तान बना, तो उसने निज़ामुद्दीन औलिया से कहा, वो संपत्ति आप मुझे वापस कर दीजिए जो मेरे पहले के सुल्तान ने आपको दिया था। तो निज़ामुद्दीन औलिया ने देने से मना कर दिया। तो इसी पर गुस्सा हो गया और झगड़ा हो गया, बहस हो गई। तो गुस्सा हो गया, बंगाल विजय से लौट रहा था, तो उसने कहा निज़ामुद्दीन औलिया से, गयासुद्दीन तुगलक ने, कि मेरे दिल्ली पहुंचने से पहले तुम दिल्ली छोड़ दो। तो उसी पर ये बात कही थी निज़ामुद्दीन औलिया ने कि हुजूर दिल्ली अभी बहुत दूर है, और सच में वो नहीं पहुंच पाया। तो इससे भी लगता है कि कहीं ना कहीं निज़ामुद्दीन औलिया का भी हाथ था उसकी हत्या में। अब ये भी कई विद्वान कहते हैं कि निज़ामुद्दीन औलिया और जूना खां दोनों ने मिलकर गयासुद्दीन तुगलक की हत्या करवाई। तो ये तो चलता रहेगा इतिहास में फ़िलहाल, और इनका मूल्यांकन देख लेते हैं। तो मूल्यांकन में इतना लिखेंगे कि गयासुद्दीन तुगलक एक योग्य पराक्रमी शासक सिद्ध हुआ। उसने दिल्ली सल्तनत को दृढ़ता प्रदान करने का प्रयास किया, जिसमें वह सफल भी हुआ। उसने अपने उदार नीति से अमीरों से लेकर किसानों तक को अपने पक्ष में कर लिया। तो ये गयासुद्दीन तुगलक था, जो तुगलक वंश का प्रथम शासक था, और इसका शासनकाल रहता है 1320 से 1325, 5 वर्षों तक, छोटा सा शासनकाल। और इसमें एक दो जगह टाइपिंग मिस्टेक है, इधर उधर मात्रा या अक्षर की गलती हो जाती है। तो इसके बाद हम लोग एक पढ़ेंगे, बहुत ही प्रसिद्ध शासक है मध्यकालीन भारतीय इतिहास का, और वो है जूना खां। जूना खां जो आगे मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से प्रसिद्ध होगा, उसको हमें पढ़ना है डिटेल में। तो आज के लिए इतना ही।